हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक मानव में जनन कैसे होता है स्टार्ट कर दिया था। और जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था वह था द्वितीयक लैंगिक लक्षण, या फिर जिसे हम इंग्लिश में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कह सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे मानव जनन तंत्र के बारे में, जिसे हम दो पार्टों में पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो बिना समय वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो किशोरावस्था में परिवर्तन का कारण, पहला टॉपिक जो मैं जानना है वो किशोरावस्था में परिवर्तन का कारण। तो पिछली क्लास में याद होगा आपको, मैंने बताया था कि किशोरावस्था या यौवन आरंभ जिसे कहते हैं प्यूबर्टी, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। अब वो चेंजेस जो हैं वो बॉयज़ एंड गर्ल यानी लड़के और लड़कियों में जो है कॉमन भी हो सकते हैं और दोनों में अलग अलग भी होते हैं। जैसे कॉमन में बात करें तो नॉर्मली जनांग और कांख में बाल आना ये कॉमन था, लेकिन अगर मैं बात करूँ दोनों में अलग अलग, तो लड़कों में हमने देखा था कि दाढ़ी मूंछ का आना, और वहीं लड़कियों की बात करें तो उनके स्तन का बढ़ना, तो ये दोनों में अलग अलग थे। तो वो जो परिवर्तन आते हैं किशोरावस्था में या यौवन आरंभ में, तो वो परिवर्तन का कारण क्या है? तो किशोरावस्था में इन परिवर्तनों का सामान्य कारण लिंग हार्मोन है, यानी कि जो लड़के और लड़की होते हैं उनके अंदर विशेष प्रकार के लिंग हार्मोन होते हैं जो उनके अंदर ये किशोरावस्था के समय पर परिवर्तन लाते हैं। तो ये हार्मोन जो शरीर में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं नर लिंग हार्मोन कहते हैं। यहाँ नर नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं ना, लिंग हार्मोन कहते हैं। यानी नॉर्मली कहें तो वो हार्मोन जो लिंग में परिवर्तन लाने का काम करते हैं उन्हें लिंग हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पे लिंग हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, नर लिंग हार्मोन जो लड़कों में होता है और मादा लिंग हार्मोन जो मादा में होता है। तो नर लिंग हार्मोन जो है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन जो सिर्फ मेल में होता है, मादा लिंग हार्मोन जिसका नाम है ऑएस्ट्रोजन, और ऑएस्ट्रोजन जो है वो सिर्फ फीमेल में होता है। ठीक है, तो यानी ये जो टेस्टोस्टेरोन है और ऑएस्ट्रोजन है यही उत्तरदायी है किशोरावस्था में लैंगिक परिवर्तन लाने के लिए, या फिर आपने जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण पढ़े थे उसे लाने के लिए। अब ये जो लैंगिक हार्मोन है ये बनते कहाँ पे हैं, इसे जानने के लिए हमें जनन तंत्र के बारे में जानना है। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं नर जनन तंत्र से। तो नर जनन तंत्र बनाने वाले अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं नर जनांग कहलाते हैं। तो यानी अगर नर जनन तंत्र को बनाने वाले अंगों की बात करूं जो बाद में जनन की जितनी भी प्रक्रिया होगी उसमें भाग भी लेंगे, तो उन्हें नर जनांग कहते हैं। नर जनांग यानी नर में जो जनन करने वाले अंग है, तो उसे एक साथ बोलते हैं नर जनांग। तो इसके जो आपको जो पार्ट जानने हैं उसको एक एक करके हम जानते हैं और फिर लास्ट में डायग्राम से भी समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो है नर जनन तंत्र में और सबसे मुख्य भाग जो है या जनांग जो है वो है वृषण। अब वृषण यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। इसके दो भाग होते हैं, यानी वृषण जो है वो सबसे पहले तो ये जान लेना कि नर जनांग जो है उसका सबसे मुख्य अंग है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है? तो अगर पेट से बाहर की ओर जो है वृषण कोश होता है उसमें ये स्थित होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक भाग जो शुक्राणु बनाता है, और शुक्राणु मैं पहले ही बता चुका हूँ नर युग्मक होता है। ठीक है, और दूसरा भाग जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को स्राव करता है। तो यहाँ पे इसके दो भाग हो गए, एक भाग जो शुक्राणु बनाएगा और दूसरा भाग जो ग्रंथि की तरह काम करके टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाता है। और ये वही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जिसे लैंगिक हार्मोन भी कह सकते हो नर, जो किशोरावस्था में द्वितीयक लैंगिक लक्षण लाने में कार्यक होता है। ठीक है, अब आते हैं वृषण का कार्य। तो वृषण के दो ही कार्य हो गए, यहाँ दो भाग ने जो कार्य किया वही वृषण के भी कार्य हो गए। शुक्राणु का निर्माण करना जिसे नर युग्मक भी कह सकते हो, टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना यानी टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है, और ये टेस्टोस्टेरोन बाद में जाके किशोरावस्था में परिवर्तन लाने का कार्य करता है। तो वृषण के कार्य समझ आ गए। अगर कोई भी पूछेगा कि वृषण का क्या कार्य है
तो सीधे से याद रखना कि वृषण के दो कार्य होते हैं। एक तो शुक्राणु का निर्माण करना, जो कि नर युग्मक है, बाद में जनन में भाग लेगा और निषेचन करेगा मादा युग्मक के साथ। और दूसरा है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी होता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाता है, जो बाद में जाके क्या करेगा, किशोरावस्था जब आएगा तो उसमें परिवर्तन लाएगा और द्वितीयक लैंगिक लक्षण को दिखावित करेगा। तो ये समझ आ गया। अब बात करते हैं वृषण कोष का कार्य। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वृषण कोष जो है उसका क्या कार्य है, तो आप कह सकते हो कि वृषण कोष के अंदर ही वृषण होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम वृषण कोष है। तो आवश्यक ताप का नियंत्रण करता है, जो शुक्राणु बनने के लिए सहायक है, क्योंकि शुक्राणु बनने के लिए शरीर के ताप से कम ताप की आवश्यकता होती है। अब एक चीज़ याद रखना कि जो वृषण होता है, ठीक है, इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं, तो टेस्टिस जो है वो स्पर्म बनाता है, यानी शुक्राणु बनाता है। अब शुक्राणु को बनने के लिए कम तापमान चाहिए, और आपको पता है कि हम जो हैं वार्म ब्लडेड हैं, यानी गर्म खून वाले हैं। तो हमारे शरीर के अंदर अगर जो वृषण होता तो उसका तापमान ज़्यादा होता तो शुक्राणु नहीं बन सकता था। इसी के लिए जो हमारे अंदर इनबिल्ट पहले से ही किया गया है, वो क्या किया गया है कि हमारा जो वृषण है वो वृषण कोष में होता है। और वृषण कोष जो है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं, शरीर से बाहर जो है वो एक थैलीनुमा आकृति है जिसके अंदर होता है। तो वृषण कहाँ पे होता है? वृषण कोष में होता है। और वृषण कोष कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है एक थैलीनुमा आकृति जिसके अंदर वृषण होता है, ठीक है। और कोई पूछेगा कि वृषण कोष में शरीर के बाहर क्यों होता है, तो कह देना कि वृषण से शुक्राणु बनने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, और हमारे शरीर के अंदर तापमान ज़्यादा होता है। तो इसी कम तापमान को बनाए रखने के लिए वृषण कोष में वृषण होता है, और वृषण कोष शरीर के बाहर होता है, जिससे कि वो कम तापमान मिल जाए और शुक्राणु आसानी से बन सके। तो ये क्लियर रखना। तो वृषण कोष का कार्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो बता दोगे, वही कम तापमान को नियंत्रित करता है जिससे कि शुक्राणु आसानी से बन सके। और दूसरा है वृषण यहीं पे स्थित रहता है, यानी वृषण कोष का दूसरा कार्य है कि वृषण इसी जगह पे क्या रहता है, स्थित रहता है। अब आगे बढ़ते हैं शुक्रवाहिनी। तो हमने अभी तक दो भागों के बारे में पढ़ लिया नर जनन तंत्र के, एक वृषण के बारे में पढ़ा जो मुख्य अंग है, और दूसरा जो है वृषण कोष के बारे में पढ़ा जिसके अंदर वृषण होता है। अब आते हैं तीसरे भाग पे जो कि है शुक्रवाहिनी। अब शुक्राणु निर्माण के बाद इसी के द्वारा शुक्राशय तक पहुंचता है। तो शुक्रवाहिनी एक रास्ता बनाता है जिससे होते हुए शुक्राणु जो है शुक्राशय तक पहुंच जाता है। तो दूसरा भाग समझ आ गया। शुक्रवाहिनी, वाहिनी मतलब एक तरह का कि जो रास्ता दिखाएगा। तो यहाँ पे जो वृषण के अंदर शुक्राणु बनेंगे, उस शुक्राणु को वृषण से शुक्राशय तक पहुँचाने के लिए एक रास्ता जाता है, और उस रास्ते को कहते हैं शुक्रवाहिनी, ठीक है। अब आते हैं शुक्राशय पे। तो शुक्राशय एक थैली जैसी संरचना है जो शुक्राणुओं को संग्रह करती है, और शुक्राणु को यहाँ से शुक्रवाहिका में डाला जाता है। तो यानी शुक्राशय एक थैली जैसी आकृति है जिसमें शुक्राणु जो है वो क्या रहते हैं, जमा रहते हैं, और यहाँ से फिर शुक्राणुओं को जो है कहाँ भेज दिया जाता है, शुक्रवाहिका में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक याद रखना। तो अभी तक हमने कौन कौन से भाग पढ़ लिए? वृषण पढ़ लिया, वृषण कोष पढ़ लिया, शुक्रवाहिनी पढ़ लिया, शुक्राशय पढ़ लिया। अब आते हैं कि इन चार भागों के अलावा इनमें कुछ ग्रंथियाँ भी होती है। यानी अगर मैं जनन तंत्र में बात करूँ तो नॉर्मल जो कुछ जनांग हमने पढ़े, इसके साथ साथ कुछ ग्रंथि भी है जो नर जनन तंत्र में जो भी कार्य होंगे उसको कराने में सहायक होगा। तो उसमें से पहली ग्रंथि जो है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि या पौरुष ग्रंथि। अब आपसे कोई पूछेगा कि पौरुष या प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, तो यह वह ग्रंथि है जिससे कि एक तरल पदार्थ का निर्माण होता है जिसे वीर्य कहते हैं, और इंग्लिश में सीमेन कहते हैं। तो दूधिया सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है, विस्कस वाइट कलर का, और ये क्या करता है, जो शुक्राणु होता है उसको पोषण देने का काम करता है, और वो आसानी से गति कर सके और अंडाणु तक पहुंच सके, इसमें सहायक होता है। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे प्रोस्टेट ग्रंथि
क्या है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो कि एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जिसे वीर्य कहते हैं। और वो वीर्य जो है उसके कई सारे कार्य हैं, जिसमें से कुछ मुख्य कार्य हैं कि ये शुक्राणु को जो है वो पोषण देता है और साथ ही वो ऊर्जा उपलब्ध कराता है शुक्राणु को, जिससे कि वह जो है कहाँ तक स्थानांतरित हो जाए, जहाँ पे अंडाणु होगा, किसमें, मादा जनन तंत्र में, वहाँ पे पहुँच जाए। तो यहाँ पे अब वीर्य के कार्य देखते हैं। तो वीर्य के कार्य में है, यह शुक्राणुओं की गति के लिए एक तरल माध्यम प्रदान करता है। तो बता दिया, शुक्राणु जो है गति कर पाते हैं उसके लिए एक तरल माध्यम दे पाता है। इसके कारण शुक्राणुओं का स्थानांतरण सरल हो जाता है, यानी इससे जो शुक्राणु स्थानांतरण करेंगे कहाँ की ओर, अंडाणु की ओर, वो भी किसमें, मादा जनन तंत्र में, वो आसान हो जाता है। ये शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करता है, और ये शुक्राणु को क्या करता है, पोषण भी प्रदान करता है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि या पौरुष ग्रंथि का कार्य क्या है, तो आप नॉर्मली कहना एक तरल का निर्माण करता है जिसे वीर्य कहते हैं। और फिर आपसे पूछ लिया जाएगा वीर्य क्या होता है, तो वीर्य कहना एक सफ़ेद रंग का तरल होता है जो प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलता है। और इसका कार्य क्या होता है, अगर कोई पूछे वीर्य का कार्य क्या होता है, तो कहना वीर्य का कार्य होता है कि ये शुक्राणु की गति के लिए एक तरल माध्यम उपलब्ध कराता है। दूसरा, इससे जो शुक्राणु की गति होती है या स्थानांतरण होता है वो आसान हो जाता है। और तीसरा, ये शुक्राणु को पोषण देता है। तो याद रखना। अब लास्ट में आ जाते हैं शुक्राणु पे। तो शुक्राणु आपको पता ही है कि मानवों के अंदर या जंतुओं के अंदर नर युग्मक होता है। तो इसको आप 3 नाम से कह सकते हो। शुक्राणु इसका नाम है, और ये क्या कहलाता है, नर युग्मक कहलाता है, क्योंकि नर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाली, वो सारी इसी के पास होती है। और तीसरा, इसे नर जनन कोशिका भी कह सकते हैं। नर जनन कोशिका कह लो, नर युग्मक कह लो, और नाम है इसका शुक्राणु। ठीक है। अब बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। तो मादा जनन तंत्र में 3 मुख्य जनांग हैं। पहला है अंडाशय, फिर अंडवाहिका, और लास्ट में है गर्भाशय। तो अंडाशय जो है वो प्रमुख भाग है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि नर जनन तंत्र में मुख्य अंग कौन सा था, तो आप कहोगे वृषण, क्योंकि वृषण के अंदर शुक्राणु बनता है, और शुक्राणु ही नर युग्मक है जिसे मादा युग्मक के साथ संलित होकर निषेचन करके जो नया अगर संतति है वो बनाना है। तो वैसे ही मादा जनन तंत्र का जो मुख्य अंग है वो अंडाशय है, क्योंकि इसी से बनेगा अंडाणु यानी मादा युग्मक। तो इसका मुख्य अंग कौन सा हो गया, अंडाशय। तो इसके 2 भाग होते हैं। जैसे वृषण के 2 भाग थे, वैसे अंडाशय के भी 2 भाग होते हैं। एक भाग जो है वो अंडाणु बनाता है, यानी मादा जनन कोशिका या मादा युग्मक भी कह सकते हो, वो बनाता है। और दूसरा भाग जो है वो बाह्य स्रावी ग्रंथि की तरह जो है वो ओएस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बनाता है, जो किशोरावस्था में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। तो ये सेम वैसा ही होगा। वृषण का कार्य जो था नर के अंदर, वही मादा के अंदर जो है वो अंडाशय का कार्य होता है। बस कहाँ कहाँ पे चेंज करना होगा, तो उसके अंदर जो नर युग्मक होता है उसका नाम था शुक्राणु, इसमें जो मादा युग्मक है उसका नाम अंडाणु। तो वो शुक्राणु बनाता है या अंडाणु बनाता है। वह एक लैंगिक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है क्या, टेस्टोस्टेरोन। और जो अंडाशय लैंगिक हार्मोन बनाता है, लिंग हार्मोन बनाता है, उसका नाम है ओएस्ट्रोजन। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर रखनी है। अंडाशय के कार्य, तो अंडाशय के वही 2 कार्य हो जाएंगे, मादा में लैंगिक परिवर्तन लाने वाले हार्मोन ओएस्ट्रोजन को स्रावन करना, और दूसरा मादा जनन कोशिका यानी अंडाणु का निर्माण करना। तो उसके जो 2 कार्य थे, इसके भी 2 कार्य हैं। बस उसमें जो है वो बनाता था शुक्राणु, ये बनाएगा अंडाणु, और वो ओएस्ट्रोजन हार्मोन बनाता था, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएगा। ठीक है। वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता था और ये ओएस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अंडाशय का कार्य हो गया, लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का कार्य। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जगह पे एक वर्ड ओएस्ट्रोजन आपके लिए इस्तेमाल किया गया, तो आप ये दोनों अलग अलग करके भी याद रख सकते हो, और एक ओएस्ट्रोजन भी याद रख सकते हो। तो मादा में लैंगिक परिवर्तन जो होते हैं या द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो आते हैं किशोरावस्था में, वो इसी हार्मोन के कारण आते हैं।
और अंडोत्सर्जन यानी अंडे का जो निकलना होता है अंडाशय से यानी अंडाणु का, वो भी इन्हीं हार्मोन के कारण होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि टेस्टोस्टेरोन का क्या कार्य है, तो आप कहोगे टेस्टोस्टेरोन का कार्य है नर के अंदर जो भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण होंगे या किशोरावस्था में जो परिवर्तन होंगे वो लाने का। और वही काम जो है वो एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का मादा के अंदर हो जाता है। एस्ट्रोजन और ये जो है प्रोजेस्टेरोन, इनका कार्य है मादा के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं वो लाना, और साथ के साथ अंडोत्सर्जन यानी अंडा का उत्सर्जन करना, यानी अंडे को रिलीज़ करवाना। कहाँ से? अंडाशय से। तो ये दोनों कार्य थे किसके? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के, या फिर आप एक साथ ओएस्ट्रोजन कह सकते हो, जो आपके एनसीईआरटी में बताया गया। तो अंडाशय का कार्य पता चल गया। तो अंडाशय जो है वो मुख्य अंग था, जैसे नर के अंदर वृषण था। तो अब यहाँ पे दूसरे अंग की बात करते हैं जो कि अंडवाहिका। तो ये क्या है? नलिकाकार भाग है जो अंडाणुओं का वहन करता है। यह अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुँचाने के मार्ग है। निषेचन की प्रक्रिया भी अंडवाहिनी में ही होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे अंडवाहिका क्या है, तो अंडवाहिका जो है वो एक नलिका होती है, नलिकाकार होती है, और ये जो है क्या करती है, अंडाणु जो बनेगा उसे कहाँ? अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। और जो निषेचन का काम होगा यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन होगा वो भी इसी भाग में होता है। कहाँ पे? अंडवाहिनी में, याद रखना। अब तीसरे भाग की बात करते हैं जो कि है गर्भाशय। अगर आपसे कोई पूछे कि गर्भाशय का क्या कार्य है या गर्भाशय क्या है, तो आप बता देना कि गर्भाशय दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। तो यहाँ पे याद रखना, गर्भाशय वो जगह होती है जहाँ पे कि जो भ्रूण होगा यानी कि शिशु होगा उसकी पूरी की पूरी वृद्धि होती है, यानी डेवलपमेंट होता है। और ये जो है यहाँ इसके बाद आता है ग्रीवा, और ग्रीवा से योनि खुलता है। और योनि वो भाग होता है जहाँ से कि बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, या फिर कह सकते हो जहाँ से शुक्राणु जो है वो मादा जनन तंत्र में एंटर होता है। अब कोई पूछ ले गर्भाशय का कार्य क्या है, तो गर्भाशय जो है निषेचित अंड अथवा युग्मज गर्भाशय में स्थापित होता है। तो यानी निषेचित जो अंडाणु होगा, यानी अंडाणु जो है जब किसके साथ? शुक्राणु के साथ संलित हो जाता है तो उसे कहते हैं निषेचित अंड। तो निषेचित अंड जो होगा, या बाद में निषेचित अंड को युग्मज कहने लगते हैं, युग्मनज, तो वो गर्भाशय में ही जाके स्थापित होता है। फिर बाद में भ्रूण बन जाता है, तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में ही होता है। और लास्ट में प्लेसेंटा का रोपण गर्भाशय में होता है। प्लेसेंटा जो है वो एक क्या है? खास प्रकार का कोशिका होता है या संरचना होती है जो कि माता से जो शिशु होगा या भ्रूण होगा उसको जोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब किसके बारे में? अपरा या प्लेसेंटा के बारे में। तो अपरा या प्लेसेंटा क्या होता है? तो भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष कोशिका होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे प्लेसेंटा क्या है, तो आप कह देना प्लेसेंटा एक विशेष प्रकार की कोशिका या संरचना है जो माता से शिशु को जोड़ती है, ठीक है। तो याद रखना। अब प्लेसेंटा का कोई कार्य पूछ ले तो बता देना प्लेसेंटा का कार्य कि यह माँ से भ्रूण में ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों का स्थानांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करती है। यानी शिशु खुद से तो खा पी नहीं सकता, तो उसके अंदर जो पोषण वगैरह है या गैस वगैरह शोषण के लिए वो माता से आता है। तो मादा से कैसे आता है? तो मादा से जो शिशु का जो नाभि होती है ना, उसमें एक नलिका गई होती है, एक पाइप की तरह चीज़ गई होती है, ठीक है, जो उसके अंदर ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ जो भी ज़रूरी है वो माता से पहुंचा देती है। तो वो उसी चीज़ को कहते हैं प्लेसेंटा। और दूसरा काम है कि फिर जो शिशु होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, और जो भी उसके अंदर जो उत्सर्जित पदार्थ होंगे जो काम के नहीं हैं फिर उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो इसी प्लेसेंटा के द्वारा उसके अंदर जो भी मल वगैरह बनता है या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनता है वो वहाँ से निकलकर मादा के रक्त में चला जाता है, ठीक है। तो मेनली माता से शिशु में और शिशु से माता में जो चीज़ों का आदान प्रदान करवाता है वो प्लेसेंटा ही है, क्योंकि
जो शिशु होता है वो खुद नहीं इतना अभी विकसित हुआ है कि वो सारा काम खुद कर ले। तो जब तक वो मादा के गर्भाशय में है तो प्लेसेंटा ही वो चीज़ होती है जो शिशु से मादा में और माता से शिशु में चीज़ों का आदान प्रदान करवाती है। मेनली उसमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ हो गए जो माता से शिशु में जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जितना मल वगैरह है या उत्सर्जित पदार्थ वगैरह है वो शिशु से मादा के रक्त में आ जाता है। ठीक है, तो ये था आपका मादा जनन तंत्र। अब एक बार इनका चित्र भी देख लेते हैं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का, जिससे और भी अच्छे समझ आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक है नर जनन तंत्र। तो हमने पढ़ा था कि सबसे मुख्य अंग जो होता है वो है वृषण। इसके वृषण के अंदर शुक्राणु बनता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। और ये किसके अंदर था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वृषण कोष में। अब ये वृषण कोष जो होता है ये क्या होता है, शरीर के बाहर होता है। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि वृषण जो है वो वृषण कोष में शरीर के बाहर क्यों होता है, तो क्योंकि वृषण को शुक्राणु बनाने के लिए कम तापमान चाहिए, और वो कम तापमान शरीर के अंदर नहीं हो सकता था क्योंकि हम गर्म खून वाले हैं। ठीक है, इसी कारण से वो वृषण कोष में शरीर के बाहर होता है, जिसमें कि कम तापमान जो है वो उपलब्ध करा देता है, जिससे वृषण शुक्राणु आसानी से बना पाता है। इसके बाद जो है फिर यहाँ से निकल कर जो है ये कहाँ से आपके शुक्रवाहिनी से, यानी शुक्राणु जब वृषण में बन जाता है तो शुक्रवाहिनी से होते हुए ये कहाँ पे पहुँच जाता है, तो शुक्राशय में। और शुक्राशय जो है इसे संचित करता है, और फिर प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है इसमें वीर्य मिला देती है, जिससे इसका पोषण हो जाता है और इसे गति करने के लिए ताकत मिल जाती है। और फिर ये शीशन से होते हुए और मूत्र मार्ग से होते हुए बाहर निकलता है, जो मादा जनन तंत्र में जाता है। तो ये जो चित्र था ये था नर जनन तंत्र का। अब मादा जनन तंत्र को देखते हैं। तो मादा जनन तंत्र में 3 मुख्य अंग थे। एक था इसका मुख्य अंग अंडाशय, अंडवाहिका और गर्भाशय। तो अंडाशय में 2 काम आपने पढ़े थे, कौन कौन से, एक तो अंडाणु बनता है और दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। अब ये अंडाणु जो निकलता है तो इसे यहाँ से यानी कि अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का काम करता है अंडवाहिका। ये नलिकाकार संरचना है, जहाँ से जो है यहाँ पे यानी गर्भाशय में पहुँचाने का काम अंडवाहिका का होता है। और गर्भाशय में हमने पढ़ लिया जो शिशु होगा या भ्रूण होगा उसकी पूरी विकास यहीं पे होती है और यहीं पे स्थापित होता है, प्लेसेंटा यहीं पे रोपित होता है। ठीक है, और योनि जो है ये वो जगह है जहाँ से कि क्या होगा कि मूत्र मार्ग जो था उससे होते हुए क्या शुक्राणु जो है वो मादा जनन तंत्र में आता है। ठीक है, योनि से, और यहीं से बच्चे का जन्म भी होता है। यानी नया जो शिशु गर्भाशय में जब 9 महीने हो जाएंगे रहते हुए तो फिर यहीं से डिलीवरी होती है योनि से। तो ये था आपका क्या, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र। तो आज हमने जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट 2 टॉपिक कवर किए हैं। इसका डायग्राम कई बार पेपर में पूछा गया, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।